origin of transaction, source document and preparations of vouchers. अब ये तो बड़ा क्लियर है बेटे, जितनी भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स हैं बेटे, बात नहीं देखो बीच में, अब छोड़ दो उसको, बाद में देखेंगे। बिजनेस की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है ना, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तभी रिकॉर्ड हो सकती हैं जब उसका कोई बेस है, यानी जब उसका कोई सोर्स है। अगर आप कहते हो कि सर मैंने बाइक के अंदर 100 रुपए का पेट्रोल फिल करवाया है, आप 100 रुपए का खर्चा अलाउ कर दो, तो मुझे 100 रुपए का खर्चा पेट्रोल एक्सपेंसेस अगर बिजनेस में डालना है तो मुझे पेट्रोल एक्सपेंसेस का कोई वाउचर तो दो, कोई सोर्स वाउचर तो दो, यानी कोई रसीद तो दो कि आपने सच में ही पेट्रोल फिल करवाया भी है या नहीं करवाया। आप कहते हो सर मैंने ऑफिस के लिए एक कैलकुलेटर खरीदा है, वो 150 रुपए का आया है, तो आप मुझे 150 रुपए का स्टेशनरी का खर्चा अलाउ कर दो। अगेन मैं क्या कहूंगा, कैलकुलेटर का क्या दे दो मेरे को, बिल दे दो। बिल मतलब सोर्स वाउचर, सोर्स डॉक्यूमेंट। यानी बिजनेस के अंदर कुछ भी करो, सेल करोगे तो इनवॉइस जनरेट होगा, परचेज करोगे तब भी इनवॉइस जनरेट होगा, राइट। खर्चे करोगे तो कोई ना कोई बिल या रिसिप्ट होगी, यानी हर चीज का प्रूफ चाहिए, और उस प्रूफ को नाम दिया गया सोर्स डॉक्यूमेंट्स। क्या नाम दिया गया उसको, सोर्स डॉक्यूमेंट। यानी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस सोर्स डॉक्यूमेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं, एविडेंस के ऊपर डिपेंड करती हैं। कोई एविडेंस होना चाहिए, उस एविडेंस को नाम क्या दे दिया गया, सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स मतलब उसका जन्म कहां से हुआ, ठीक है। आप कहते हो सर मैंने कैलकुलेटर खरीदा, मैंने कहा कैसे खरीदा, प्रूफ बताओ, कह रहा सर ये बिल है देख लो। अब बिल का मतलब क्या हो गया, डेफिनेटली इन्होंने वाउचर कैलकुलेटर खरीदा होगा या नहीं खरीदा होगा, खरीदा। कोई कहता है सर अगर नकली बिल बनवा ले तो, कैलकुलेटर नहीं खरीदा लेकिन बिल बनवा लिया, तो बिल बनवा लिया तो मैं बिल को ही खर्चा मानूंगा, मैं क्रॉस चेक नहीं कर सकता आपने एक्चुअल में खरीदा या नहीं खरीदा। समझ गए। मैंने एक ट्रिप पे भेजा तुम्हें, मैंने कहा आने का जाने का, वहां रहने का और खाने का वो ऑफिस का खर्चा है, आप ये ट्रिप करके आओ, ठीक है। आपने क्या किया, आप यहां से ट्रेन पकड़ के गए, ट्रेन पकड़ के आए तो आपने ट्रेन की टिकटें मेरे को दे दी, आपने वहां होटल में खाना खाया तो खाने की पर्चियां बिल बनवा लिए और वो बिल मेरे को दे दिए। लेकिन होटल के खर्चे आपने कैसे किया, आपने अपने फ्रेंड के एक होटल में रुक गए जहां पे आपने कोई पे नहीं किया, क्योंकि फ्रेंड का होटल है, फ्री में रुक गए, और आपने उससे एक रिसिप्ट बनवा ली कि भाई पर नाइट 5,000 रुपए मैंने आपके यहां दिए। तो बताओ मुझे मानना पड़ेगा नहीं मानना पड़ेगा कि आप होटल में रुके थे या नहीं रुके थे। जब आप बिल दे रहे हो मेरे को होटल का तो डेफिनेटली आप रुके होंगे फिर, राइट। तो मुझे वो रिम्बर्स आपको करना पड़ेगा पैसा। तो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं, एविडेंस कहते हैं। उस एविडेंस के बेस पे हम अपने बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, और 99% ट्रांजेक्शन सच भी होती है, सारी झूठ नहीं हो सकती, ठीक है। आओ सबसे फ्रंट पेज पे जहां चैप्टर नंबर 7 लिखा है ना बेटा, सबसे ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं एक बार हम। ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस। लिखा है ना, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस। एविडेंसेस मतलब प्रूफ, विच आर बिल्स ऑफ परचेज। एविडेंसेस क्या हो सकते हैं, बिल्स ऑफ परचेज, यानी गुड्स परचेज करी है तो उसके बिल। आगे इनवॉइसेस फॉर सेल, अगर आपने गुड्स सेल करी है तो उसके क्या होंगे, इनवॉइस। डेबिट एंड क्रेडिट नोट, ये क्या होते हैं बेटा अभी पढ़ेंगे, डेबिट क्रेडिट नोट एक्सेट्रा। These evidences being on the basis of recording entry are known as source document। यानी हम एंट्री को रिकॉर्ड करते वक्त इन डॉक्यूमेंट को क्या नाम देंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सोर्स डॉक्यूमेंट एक तरह से क्या हो गए, एविडेंसेस, प्रूफ, ठीक है। नेक्स्ट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर अप्लाइड टू ईच ट्रांजेक्शन, वो तो हमने सीख ही रखा है। एंड ए वाउचर इज प्रिपेयर्ड बिफोर रिकॉर्डिंग इट इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री यानी जर्नल। द एंट्रीज रिकॉर्डेड इन दिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू द स्पेसिफिक लेजर अकाउंट्स। यानी पहले जर्नल बनेंगी, उसके बाद क्या बनेंगे, लेजर। लेकिन जर्नल बनाने से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर शैल बी डिस्कस्ड। अब सोर्स डॉक्यूमेंट पढ़ लेते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब क्या लिखा है,
एन एविडेंस ऑफ ए ट्रांजेक्शन या इवेंट, किसी भी इवेंट या ट्रांजेक्शन का एक क्या है, ये एविडेंस है, प्रूफ है। ट्रांजेक्शन और इवेंट में फर्क क्या होता है? ट्रांजेक्शन मतलब हम कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इवेंट की नहीं जाती, हो जाती है, राइट। अब हो जाती है का मतलब क्या हो गया? चोरी हो गई। आप कहीं जा रहे थे, आपके पास से राइट किसी ने पैसे निकाल लिए, चुरा लिए, तो ये भी तो लॉस हो गया, लॉस बाय थेफ्ट, राइट। इसका एविडेंस क्या हुआ? एफआईआर करवा दो आप। अगर आपने ऑनलाइन एफआईआर करवा दी कि मैं यहां से यहां जा रहा था और मेरे पास 1 लाख रुपए थे, किसी ने मेरे से पैसे छीन लिए या चोरी हो गए, आप उसकी ऑनलाइन एफआईआर करा दो। ऑनलाइन एफआईआर का डॉक्यूमेंट ये प्रूफ माना जाएगा कि तुमसे 1 लाख रुपए लॉस हुआ है, कैश का एविडेंस। दिखाते हैं बेटा, सारे कैमरे पे क्यों बुलवा रहे हो? हाँ, दिक्कत ये है ना, ऑफ कैमरा बात करेंगे। हाँ जी, आगे आ जाओ। कैश मेमो, कैश मेमो क्या है? कैश मेमो और बेटा इनवॉइस, दोनों में अंतर बता रहा हूं मैं आप लोगों को। जब भी बात आएगी ना इनवॉइस की, तो आप समझना ये क्रेडिट सेल है। सेल 2 प्रकार की होती है ना, कैश सेल और क्रेडिट सेल। जब भी कोई बिजनेस कैश सेल्स करता है तो इनवॉइस जनरेट नहीं करता, इनवॉइस की जगह कैश मेमो जनरेट करता है। क्या करता है? आप सेक्टर 7 में किसी भी कपड़े की दुकान पे जाओ और एक शर्ट या पैंट या जो भी खरीद के लाओ, तो आपको जो वो पर्ची देगा ना, उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा होगा बीचों बीच कैश मेमो, क्योंकि वो कौन सी सेल है? कैश सेल्स है। आप किसी भी दुकान पे जाओ, उधार में माल खरीद के लाओ, तो आपको इनवॉइस देंगे और जीएसटी लगा होगा, तो उस पर लिखना जरूरी होता है टैक्स इनवॉइस। क्या लिखा होता है? कंपल्सरी है, अवेयर रहना। आप मॉल में गए, 3000 की शर्ट खरीदी और उस पे जीएसटी लगा हुआ है, तो जीएसटी लगने का मतलब ऊपर उसको क्या लिख के देना पड़ेगा? टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस का मतलब है उस इनवॉइस के बेस पे आप उस जीएसटी का बेनिफिट ले सकते हो, अगर आप भी बिजनेसमैन हो तो। आपका बिजनेस भी अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो। ये जीएसटी के टाइम पे हम डिस्कस भी करें। तो इनवॉइस और कैश मेमो। कैश मेमो मींस कैश सेल्स। कैश मेमो का मतलब कभी भी क्रेडिट सेल नहीं हो सकता। क्रेडिट सेल का मतलब क्या होगा? इनवॉइस। आओ पढ़ते हैं कैश मेमो क्या होती है। कैश मेमो इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन गुड्स आर सोल्ड अगेंस्ट कैश। यानी जब कैश सेल करी जाएंगी तो कैश मेमो होगी। इट हैज डिटेल्स ऑफ गुड्स सोल्ड, quantity, rate of each item and total amount received beside the date of transaction and other term and conditions if any. It is an evidence for the purchase for goods purchased against cash. For the seller it is an evidence sale for cash. यानी कैश मेमो सेलर के लिए सेल का प्रूफ है। कैश मेमो सेलर के लिए क्या है? सेल का प्रूफ है, और बायर के लिए परचेज का प्रूफ है। मैं सेलर हूं, मैंने आपको 1 लाख रुपए का माल कैश में बेचा, तो जो मैं कैश मेमो इश्यू करूंगा वो कैश मेमो मेरे लिए क्या है? सेल का प्रूफ है, और तुम्हारे लिए क्या है? परचेज का प्रूफ है, राइट। कैश मेमो की 2 कॉपी बनेगी, एक ओरिजिनल जो मैं तुम्हें दे दूंगा, एक डुप्लीकेट जो मैं अपने पास रख लूंगा। और डुप्लीकेट मेरे पास रहेगी, डेट इज माई सेल प्रूफ, और जो तुम्हें दूंगा वो तुम्हारा परचेज प्रूफ, ठीक है। लेकिन कैश मेमो हमेशा कब बनेगी? कैश सेल्स के टाइम पे। क्रेडिट सेल के टाइम पे कैश मेमो प्रिपेयर नहीं हो। क्लियर? जब मैंने आपको कैश बुक का चैप्टर करवाया था, तो कैश बुक के अंदर अगर हमें परचेज बुक बनानी है या सेल बुक बनानी है, तो कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार वाली। तो मैंने उस टाइम पे आपको बताया भी था, अगर किसी ट्रांजैक्शन के आगे लिखा हो अगेंस्ट कैश मेमो या वाइड कैश मेमो, समझ जाना कैश मेमो का मतलब कौन सी ट्रांजैक्शन है? कैश है, वो परचेज बुक में नहीं आएगी, वो कैश बुक में जाएगी। क्योंकि कैश बुक मेमो का मतलब अपने आप क्या हो गया? हो कैश ट्रांजैक्शन है, कैश बुक में जाएगी, वो परचेज या सेल बुक में वो नहीं आएगी, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। कैश मेमो हो गया हमारा। कैश मेमो कैसे बनेगी? नेक्स्ट पेज पे सबसे टॉप पे बेटा फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट बनाने के लिए कई बार आ जाते हैं, बड़ा आसान है फॉर्मेट बनाना, कोई ज्यादा टफ काम नहीं है, और ज्यादातर फॉर्मेट का तरीका एक जैसा ही रहेगा। एक तरीका अपने माइंड में बना के रखो कि कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना पड़ गया ना, तो कैसे बनाया जाएगा। सबसे ऊपर क्या लिखा है टाइटल इसका? कैश मेमो। एक बॉक्स बनाना है आपको, ठीक है। बॉक्स के सबसे टॉप पे जो नाम रहता है बेटा, हमेशा सेलर का रहता है। किसका नाम रहता है? सेलर। जब भी सेलर का नाम आएगा ना टॉप पे, तो 3 चीजें जनरली लिखता ही लिखता है, 3 या 4 चीजें। पहले सेलर अपना नाम लिखेगा,
नाम के नीचे वो किस चीज का बिजनेस कर रहा है, डील्स इन गारमेंट्स या जो भी बिजनेस कर रहा होगा, और उसके नीचे एड्रेस और मोबाइल नंबर। ये चीजें लिखी जाती हैं बेटा हर पेपर पे, चाहे वो इनवॉइस है, चाहे वो बिल है, चाहे वो कुछ भी है। सेलर का नाम आएगा ही आएगा। तो कितनी चीजें आएंगी सबसे ऊपर, सेलर का नाम, उसके नीचे वो किस चीज का बिजनेस कर रहा है, उसके नीचे उसका एड्रेस और मोबाइल नंबर्स, ये सब चीजें आएंगी। लेफ्ट हैंड साइड में बेटा नंबर आता है, सीरियल नंबर, यानी इनवॉइस होंगे तो इनवॉइस का कौन सा नंबर है, और कैश मेमो होंगी तो कैश मेमो का कौन सा नंबर है। सीरियल नंबर वाइज होती है हमेशा। मान लो मैंने 1 से लेकर 1000 तक कैश मेमो की रिसीट छपवा ली, तो पहला कस्टमर आएगा तो रिसीट नंबर 1 जनरेट करूंगा, दूसरा आएगा 2, 3, 4, 5, सीरियल नंबर में करेंगे बेटा, बीच में से नहीं करना। बीच में से कभी करना भी मत। अगर आपने बीच में से कभी कर ली, इट मींस आपके ऊपर डाउट क्रिएट होगा। तो जब भी कोई बिजनेसमैन कैश मेमो यूज करता है तो सीरियल नंबर वाइज करता है, ठीक है। क्या आपने कोई फ्रॉड तो नहीं किया? अगर आपने यहां पे कुछ ऐसा अमाउंट लिखा, 1000 रुपए सपोज करो, ठीक है, गलती हो गई, 1000 नहीं 10,000 लिखना था, तो आप ऐसे करके अगर 10,000 लिख दोगे ना अकाउंट्स में बेटा, तो दिस इज फ्रॉड। मैं तो डाउट करूंगा क्यों किया आपने ऐसा, चोरी करी होगी पक्का, टैक्स बचाया होगा पक्का, खर्चा ऑल्टर क्यों किया तुमने। तो अकाउंट्स के अंदर ये काम करना अलाउड नहीं है। अगर आपने 1000 लिख दिया और लिखना था 10,000, तो ये काम करना अलाउड नहीं है बेटे। इसके लिए एक चैप्टर है रेक्टिफिकेशंस, उसमें बताऊंगा किस गलती को ठीक करने का तरीका क्या है अकाउंट्स के अंदर। ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी कर देंगे। रिलायबिलिटी पढ़ा था ना, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारे अकाउंट्स रिलायबल होने चाहिए। अगर ये ऐसे काम करेंगे तो रिलायबिलिटी कहां से आएगी? कौन विश्वास करेगा? बाहर का लोग, बाहर के जो यूजर्स हैं, विश्वास करेंगे आपके अकाउंट्स पे? नहीं करेंगे। रिलायबिलिटी लाने के लिए अपने अकाउंट्स की, तो बेटा आपको ऐसे काम नहीं करने, ठीक है। तो कैश मेमो में आपको सबसे टॉप पे कैश मेमो लिखना है, उसके ऊपर सेलर की 3 चीजें लिखनी होती हैं, सेलर का नाम, किस चीज में वो बिजनेस करता है, और सेलर का एड्रेस और मोबाइल नंबर, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे सीरियल नंबर आएगा, राइट हैंड साइड पे डेट आएगी बेटा। डेट जरूरी होती है, और डेट जनरली हर डॉक्यूमेंट के राइट पे ही होती है, ठीक है। राइट पे डेट, लेफ्ट पे सीरियल नंबर, क्लियर है। ये फॉर्मेट आगे भी ऐसे कंटिन्यू रहेगा, चेंज नहीं होने वाला, यही मजा है इसका, ठीक है। मोटा मोटी सारी चीजें सेम रहती हैं। अब इसके अंदर पहला कॉलम किसका है? क्वांटिटी, यानी कितनी आइटम बेची है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, क्या बेचा है। अगर आपने 3 आइटम बेची हैं तो तीनों आइटम के नाम और तीनों आइटम से पहले उनकी क्वांटिटी। उसके बाद रेट, राइट, उसके बाद अमाउंट। मान लो 10 साड़ी बेची है, एक साड़ी का रेट 1000 है, तो 1000 इंटू 10 कितना अमाउंट हो गया साड़ी का? 10,000, ऐसे होगा। और नीचे फिर टोटल आ जाएगा बेटा। बताओ दिक्कत है इसमें ज्यादा? भाई मैंने सेल करी है तो पहला कॉलम किसका डाल दूंगा मैं? क्वांटिटी का। दूसरा पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब डिस्क्रिप्शन। तीसरा रेट, और रेट का मल्टीप्लाई करके फिर क्या आ जाएगा? अमाउंट, और फिर अमाउंट का टोटल लग जाएगा नीचे। इजी है। नीचे बेटा 2 लोगों के, मतलब एक के साइन होंगे, राइट हैंड साइड में फोर छाबड़ा सिल्क एंड साड़ी, यानी जो बिजनेसमैन है। देखो ऊपर पार्टी का नाम, सेलर का नाम क्या था? उसी के नीचे साइन है, राइट। 4 का मतलब होता है बेटा, यहां 4 लिखा है ना, 4 का मतलब भी बता देता हूं। 4 छाबड़ा सिल्क एंड साड़ी मतलब कोई भी साइन कर सकता है, उसका मालिक भी कर सकता है, उसका मैनेजर भी कर सकता है। 4 मतलब अगर मैंने 4 श्री बालाजी क्लासेस लिख दिया और जसकर सर साइन करके दे दें तो आपको रिसीट ले लेनी चाहिए अपनी। 4 मतलब उन्होंने जो साइन करे हैं वो बालाजी क्लासेस के लिए किए हैं। क्लियर हो गया? एक ऑथराइज पर्सन कर सकता है ऐसा, कंपनियों में ऐसा ही होता है। और लेफ्ट हैंड साइड में ये जरूर लिख देना, गुड्स वंस सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक। बेशक से लेना हो, बेशक से आप अपने कस्टमर को ये फैसिलिटी देते हो, लेकिन फिर भी ये चीज लिख देना, क्योंकि कुछ टेढ़े कस्टमर मिल जाते हैं, कल को अगर वो कोर्ट में जाते हैं तो आप बच जाओगे। तो हर बिजनेसमैन आपको लिख के देगा, गुड्स वंस सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक। क्लियर हो गया? एक बार मैं बड़े किसी ब्रांड पे गया और वहां पे कुछ टी शर्ट मैंने खरीदी, ब्रांडेड टी शर्ट्स। उन्होंने बोला सर 1 वीक का टाइम है, 1 वीक के अंदर आप एक्सचेंज करा सकते हो, अगर आपको फिट नहीं आती तो घर ले जाओ, पहन के देखो, फिट नहीं आती 1 वीक के अंदर एक्सचेंज। मैंने कहा ठीक है जी, दे दो फिर, करो पैक। जब काउंटर पे गया तो काउंटर पे बिल आया, बिल पे लगा दी स्टैंप,
नो एक्सचेंज। मैंने कहा क्या चक्कर है यार, ऊपर वाले तो कह रहे थे कि एक्सचेंज हो सकता है, आप तो ऊपरी थप्पा लगा रहे हो सबसे ऊपर, बिल के पीछे तो लिखा ही लिखा है, ऊपर भी लगा के दे रहे हो नो एक्सचेंज, ये क्या, ये तो फ्रॉड कर रहे हो। कह रहे नहीं नहीं सर फ्रॉड नहीं कर रहे, ये कुछ आइटम के लिए होता है नो एक्सचेंज, बट आप करा सकते हो, हम बैठे हैं ना, चिंता क्यों कर रहे हो। इट मीन्स उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, सेफ कर लिया। कल को मैं कोर्ट में जाके ये बोलूं इन्होंने मेरे को बोला था जी एक्सचेंज करेंगे 1 वीक में, क्या कोर्ट उस पर्ची को एक्सेप्ट करेगी? कहेगी भैया पागल हो गया तुम, अनपढ़ गवार हो, ये लिखा तो है सबसे ऊपर नो एक्सचेंज, नो एक्सचेंज मतलब नो एक्सचेंज। ठीक है, तो ये चीज लिखनी कंपलसरी होती है, गुड्स वन सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक। बट करना चाहते हो एक्सचेंज करो, और नॉर्मली करे भी जाते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करे जाते, तो कर लोगे बेटा। और जो अमाउंट ऊपर लिखा था आपने टोटल 14,000, उस 14,000 को बेटा आपने न्यूमेरिकली लिख दिया था, इसलिए उसको इंग्लिश में लिख देना ₹14,000 ओनली, क्योंकि उसमें एक जीरो और लग सकती है। 14,000 लिखा है, किसी ने उसी की इंक को यूज करते हुए एक जीरो और लगा दी तो 140 हो जाएगा तो सीधा। तो इससे बचने के लिए क्या लिख देते हैं नीचे, ओनली 14,000 रुपीज। अब 14,000 लिख दिया, उसको क्या 1,40,000 लिख सकते हो? अब पॉसिबल नहीं है। क्लियर? जब चेक बनाते हैं ना बेटा दोनों तरीके से लिखा जाता है। तो बताओ आसान है नहीं है? बना लोगे ना? दिमाग में बैठेगा कैसे बनानी है? एक डब्बा बनेगा, टॉप पे क्या लिखा जाएगा, उसका टाइटल क्या बना रहे हैं अभी हम, कैश फ्लो। उसके बाद सेलर की 3 चीजें लिखी जाती हैं, सेलर का नाम, सेलर का काम और सेलर का एड्रेस। लेफ्ट में क्या लिखा जाएगा, सीरियल नंबर, राइट में क्या लिखी जाएगी, डेट। फिर नीचे गुड्स के रिलेटेड चीजें आएंगी, पहला कॉलम, दूसरा डिस्क्रिप्शन, रेट और अमाउंट, नीचे टोटल लगा दो। सबसे नीचे राइट साइड में 4 सेलर का नाम लिख के साइन होंगे, राइट, और लेफ्ट हैंड साइड में एक रिमार्क्स डाल देंगे, गुड्स वन सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक। आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। कल को आ गया कैश मेमो बना के दिखा दो तो डब्बा बना के दिखा दोगे ना। नेक्स्ट, इनवॉइस। इनवॉइस या बिल इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। यानी अगर माल उधार पे बेचोगे तो क्या बनेगा, फिर कैश मेमो नहीं बनेगी, फिर क्या बनेगा, इनवॉइस बनेगा। और देखो बेटे इनवॉइस का फॉर्मेट भी मेन वही है, सबसे ऊपर टाइटल चेंज हो गया इनवॉइस, नीचे तीनों चीजें सेम है। पर्टिकुलर में सबसे टॉप पे सेलर का नाम, डील इन इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस और एड्रेस, लेफ्ट में सीरियल नंबर और राइट में डेट, नीचे एक नाम लिखा है आइडियल कस्टमर। आइडियल कस्टमर मतलब बायर का नाम। इसमें बायर का नाम क्यों आया और ऊपर बायर का नाम क्यों नहीं था? यस, ऊपर कैश सेल्स थी, किसको माल बेचा हमें कोई मतलब। नीचे अगर उधार में माल बेच रहे हैं, उधार का मतलब पैसा लेना है नहीं लेना, तो बिल के अंदर एंट्री होनी चाहिए कि हमने किसको माल बेचा। तो नीचे एक लाइन एक्स्ट्रा जुड़ गई बस बेटा, ऊपर से कस्टमर का नाम और उसका एड्रेस बिल में आएगा। इन दोनों में यही फर्क होता है, उधार की सेल कैश की सेल में यही फर्क होता है। कैश सेल करेंगे बायर का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, और उधार सेल करेंगे तो बायर का नाम इनवॉइस में होना कंपलसरी है। क्लियर? उसके बाद अगेन वही है, देखो क्वांटिटी, पर्टिकुलर, रेट, अमाउंट। बताओ कोई चेंज है क्या? बस मोटा मोटी कौन सा डिस्क्रिप्शन में क्या फर्क है, बस वही चेंज है, कुछ नहीं होगा, नथिंग। डिस्क्रिप्शन और पर्टिकुलर का मतलब एक ही होता है, वो एक ही होता है बेटा मतलब। ठीक है, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, इसका मतलब बाद में बताऊंगा, होता है इसका मतलब। सॉरी कहां पे? हाँ, यहाँ पे आप वही कंपनी का नाम डालो और साइन कर दो, कोई बात नहीं। सेल मैनेजर लिखने की जरूरत नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है कि वहां ऊपर पार्टी का नाम है, आपने ये लिख दिया तो कोई गलत नहीं कर सकता। कोई गलत करेगा तो मैं आपको इनवॉइस लाके दिखा दूंगा, मैडम को दिखा देना कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिख सकते हो, यू कैन। बट ना जनरली ये देखो दोनों चीजें क्यों लिखी है, मैं इसका रीजन बताता हूँ। टीएस पागल नहीं है, ऐसे कुछ भी चीज लिख देगा। क्या सोच है, कैश मेमो मतलब कैश सेल्स,
कैश सेल्स कौन करते होंगे? मेन तो छोटे छोटे दुकानदारों के केस में वहां मालिक खुद बैठा होता है, तो इसलिए मालिक का नाम ही आएगा। बट क्या तुम्हें लगता है बड़ी बड़ी कंपनियों में मालिक बैठे होते हैं? बड़ी बड़ी कंपनियों में कौन बैठे होते हैं? मैनेजर्स। तो वो डिपेंड करता है मैनेजर है या मालिक है। मालिक है तो मालिक को अपना नाम लिखना चाहिए, मैनेजर है तो फॉर करके बेशक से मैनेजर साइन कर दे, फर्क नहीं पड़ता। आप क्या समझते हो, ऊपर फॉर छाबड़ा सिल्क एंड साड़ी लिखा है तो क्या वो छाबड़ा जी को ही साइन करने जरूरी है? सेल मैनेजर साइन कर देगा अपने, बस काम चलेगा। फॉर का मतलब ये होता है उसके लिए कर रहे हैं जी, कोई भी कर दो फॉर का मतलब तो, ठीक है। अगर आपके मदर के कोई पेपर हैं और मदर अवेलेबल नहीं है, आपके फादर को साइन करनी है, तो कैसे करेंगे? इसका बड़ा आसान तरीका है, फॉर आपकी मदर का नाम आएगा और आपके फादर साइन मार देंगे, वो माने जाए। नहीं, प्रॉपर्टी नहीं बिक सकती ऐसे। प्रॉपर्टी नहीं बिक सकती। सेल और परचेज मतलब इन चीजों के लिए, मतलब कोई भी कर देगा तो मतलब ये थोड़ी प्रॉपर्टी भी बिक जाएगी इस केस में, बट छोटी मोटी चीजों में काम चल जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट किसका है? रिसिप्ट। अब रिसिप्ट क्या होती है बेटा? अगर आपने किसी से पैसा लेना है, वो सेल परचेज का पैसा नहीं है, बस पैसा लेना है, तो सामने वाला कोई भी कस्टमर पैसे देके जाएगा कि लो जी 10,000 रुपये ले लो, तो उसको कुछ रिसिप्ट वगैरह दोगे नहीं दोगे? कुछ तो प्रूफ देना पड़ेगा ना, तो ये रिसिप्ट बना के देनी पड़ेगी। रिसिप्ट में क्या बना के दिया जाएगा देखो आगे, इस स्पेसिमेन ऑफ ए रिसिप्ट, सेम चीजें हैं ऊपर की, पार्टी का नाम किस में डील करता है, एड्रेस, लेफ्ट में नंबर, राइट में डेट, बस नीचे चेंज हो गया। नीचे अब माल मूल कुछ नहीं आएगा क्योंकि माल नहीं बेचा, हमने ओनली क्या लिए हैं? पैसे लिए हैं, कैश लिया, कैश या चेक जो भी लिया है। रिसीव्ड विद थैंक्स फ्रॉम, जिससे हमने पैसा लिया है उसका नाम। सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे? रिसीव्ड विद थैंक्स, ठीक है, रिस्पेक्ट दे के पैसा ले रहे हैं आप, राइट। रिसीव्ड विद थैंक्स फ्रॉम आइडियल कस्टमर, मतलब कस्टमर का नाम जो मर्जी डालो, ए सम ऑफ रुपीज इतना, इन कैश, कैश में ले रहे हो तो इन कैश को टिक कर दो, चेक ले रहे हो तो फिर चेक नंबर की 3 चीजें डालनी पड़ती हैं, चेक का नंबर, चेक की डेट और चेक का बैंक, 3 चीजें डालते हैं। क्या क्या डालते हैं चेक से रिलेटेड? चेक का नंबर, चेक का अमाउंट, अमाउंट तो ऊपर आ गया था ना, चेक का नंबर, चेक की डेट और चेक का बैंक, सॉरी कैश है तो फिर ये चेक वाली सारी चीजें हट जाएंगी, इन कैश रहेगा, इन कैश ऑन अकाउंट ऑफ सीधा आ जाएगा इनवॉइस नंबर, इस इनवॉइस के अगेंस्ट में हमने पैसे लिए, चेक की सारी डिटेल हट जाएंगी अगर कैश लोगे तो, ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ इनवॉइस नंबर एंड डेट, 3 फरवरी 2023 का इनवॉइस था, इनवॉइस नंबर 3978 था, उसके प्रति हमारे पास इतना पैसा आ गया। ऑथराइज सिग्नेटरी, अब देखो ना, कहीं ऑथराइज सिग्नेटरी लिख रहा है, कहीं फॉर छाबड़ा लिख रहा है, फॉर कहीं सेल मैनेजर लिख रहा है, वो मर्जी है कुछ भी लिखो। यहां पे कैशियर ने पैसे लिखे हैं तो यहां ऑथराइज सिग्नेटरी की जगह आप क्या लिख सकते हो? कैशियर, कैशियर लेगा ना पैसे तो यहां ऑथराइज सिग्नेटरी की जगह हम क्या लिख के आ सकते हैं पेपर में? कैशियर, वो कैशियर अपने साइन कर देगा, क्या दिक्कत है? क्लियर? इन तीनों में आपको कॉमन चीज क्या क्या लगी एक बार बताओगे? शुरू की 3 हेडिंग, सेलर का नाम, किस में डील करता है और एड्रेस, तीनों में सेम है, लेफ्ट में नंबर, राइट में डेट सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ ना। ऊपर कैश मेमो थी, माल बेचा था, नीचे इनवॉइस था, माल बेचा, दोनों में माल बेचा था, तो बीच का कॉलम सेम है नहीं है, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, रेट, अमाउंट सेम है ना। नीचे 4 करके तीनों में सेम है, उससे फर्क नहीं पड़ता, इसमें क्या है, 4 करके साइन किसी की भी हो जाएंगे। और लेफ्ट में माल जब बेचा था तो लिखना पड़ा हमें गुड्स वन सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक, लेकिन रिसिप्ट में एक लाइन लिखी है चेक आर सब्जेक्ट टू रियलाइजेशंस, यानी पहले तो मैं कहूंगा बेटा किसी से चेक लेना मत, क्योंकि चेक इशू करना बड़ा आसान है। मेरे बैंक में 1 फुटी कोड़ी नहीं पड़ी और मैं आपको 5 करोड़ का चेक इशू कर दूं तो क्या कर सकता हूं? कर सकता हूं। आपको क्या पता मेरे बैंक में पैसा नहीं पड़ा? मैं आया आपकी दुकान पे, 5 करोड़ का चेक काटा और मैंने कहा लाओ जी 5 करोड़ के डायमंड दे दो। आपने 5 करोड़ का चेक देखा, यार 5 करोड़ का चेक तो है, अब चेक है तो बंदा भी ऐसा ही होगा 5 करोड़ का, ठीक है। उधार पे मर्सिडीज लेके चला गया 1 घंटे के लिए, 50,000 रुपये दिए किसी मर्सिडीज वाले को, भाई 1 घंटे के लिए चाहिए तेरी 50,000 की मर्सिडीज, ठीक है ना, और वैसे कपड़े और वैसा रुतबा, 2 बॉडीगार्ड थे साइड में, लो जी 5 करोड़ का चेक और लाओ 5 करोड़ के हीरे। बताओ हीरे व्यापारी को
चेक के बेस पे 5 करोड़ की सेल कर देनी चाहिए? नहीं कर देनी चाहिए, क्योंकि चेक की कोई गारंटी नहीं है। कल को वो अपने बैंक में चेक डालेगा और बैंक उसका बाउंस करा देगा, कहेगा उसके बैंक में 40 करोड़ ही नहीं पड़ी। अब तुम बोलते रहो आया तो मर्सिडीज में था, समझ गए? तो बेटा चेक की कोई गारंटी नहीं है। क्या? अब चेक का जो चेक दे के गया था वो बंदा ही नहीं मिल रहा, क्या करोगे? चेक का बंदा ही नहीं मिल रहा, या चेक का बंदा, टाइम नोट कर लो, ये हटा देना, ये बच्चे ऐसे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है? पे इन स्लिप। अब पे इन स्लिप क्या है? पे इन स्लिप होता है बेटा एक फॉर्म, अगर आप बैंक में जाओगे और बैंक में अपने बैंक में पैसा डालना चाहते हो या अपना चेक बैंक में डिपॉजिट करना चाहते हो, तो बैंक कहता है कि आप किस बैंक में डिपॉजिट करना चाहते हो। 1 मिनट, तो बैंक कहेगा कि अपने बैंक का नंबर दे दो, नाम दे दो, डेट लिख दो, अमाउंट लिख दो, ये सारी चीजें आप लिखित में हमें दो। कल को ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पलट जाओ कि नहीं मैंने तो इस बैंक में बोला था, इस बैंक अकाउंट में नहीं बोला था। तो बैंक आपसे बेटा एक फॉर्म फिल कराएगा छोटा सा, और वो फॉर्म ऐसे रिसीट में होता है, लंबी साइड में, उसके 2 टुकड़े होते हैं, 3/4 अपने पास रखता है और लास्ट वाला 1/4 हिस्सा आपके लिए होता है। उस फॉर्म को आपको भरना पड़ता है कि मैं अपने इस अकाउंट नंबर में इतने पैसे जमा कराना चाहता हूं, और अपने साइन करने पड़ते हैं। उस रिसीट के साथ अपने पैसे या चेक बैंक को पकड़ा दो, बैंक वो आपके अकाउंट में डाल देगा पैसे। दैट इज पे इन स्लिप। यानी पे इन स्लिप कुछ नहीं है, पे इन स्लिप एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको यूज करके आप बैंक में अपना पैसा जमा कराते हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं। इट इज ए सोर्स डॉक्यूमेंट यूज फॉर डिपॉजिटिंग कैश या चेक इन द बैंक। यानी बैंक के अंदर आप चेक या कैश जमा कराने के लिए इस फॉर्म को यूज करते हो। पे इन स्लिप इज ए फॉर्म अवेलेबल फ्रॉम द बैंक। ये पे इन स्लिप एक ऐसा फॉर्म है जो हर बैंक के काउंटर पे रखा रहता है, जहां काउंटर से होता है ना, बहुत सारे फॉर्म पड़े रहते हैं, उसमें ये डायरी पड़ी रहती है, राइट। आगे इट हैज ए काउंटर फॉल विच इज रिटन बाय द काउंटर फॉल, मतलब एक हिस्सा जो कस्टमर को वापस लौटा दिया जाता है स्टैंप लगा के एज ए प्रूफ कि हमने आपका कैश या चेक ले लिया। नीचे बेटा ये देखो एक डॉक्यूमेंट दे रखा है, 3/4 वाली जो हिस्सा है वो बैंक का होता है, 1/4 वाला हिस्सा है वो बेटा कस्टमर का होता है, वापस करके बैंक स्टाम्प लगा के दे देता है। दोनों में इंफॉर्मेशन सेम आती है, अकाउंट नंबर दोनों में लिखे जाएंगे, अमाउंट दोनों में लिखे जाएंगे, साइन दोनों जगह होंगे, डेट दोनों जगह लिखी जाएंगी, हर चीज दोनों जगह लिखी जाएंगी। क्लियर? ये पे इन स्लिप है। ये पे इन स्लिप 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पे इन स्लिप आ जाता है। बनाना नहीं आएगा ये फॉर्म, कभी बनाना नहीं आएगा, बनाने के लिए पहले वाले आ सकते हैं, ये कभी भी फॉर्म बनाना नहीं आएगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट बैंक का है, ये डॉक्यूमेंट हमारा नहीं है। कोई भी बिजनेसमैन इस डॉक्यूमेंट को थोड़ी बनाता है, तो इसलिए आपको कभी भी ये प्रिपेयर करना नहीं आएगा। इसका मतलब पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? हाँ, वो रिसिप्ट में ऊपर मतलब ये था ना कि चेक नंबर और कैश का, हाँ। अगर कैश का हो तो कैश पे टिक कर देना, तो एक बार उसका कैश में अगर होता है तो उसका एक बार फॉर्मेट होता है, क्योंकि आगे डेट लिखा हुआ है तो 2 बार थोड़ी ना है। कुछ नहीं करना, अगर ओनली कैश लिया है तो हम क्या करेंगे, इन कैश, आगे सारा हटा दो, इन कैश के बाद सीधा स्टार्ट होगा ऑन अकाउंट ऑफ इनवॉइस नंबर। इनवॉइस को लगे तो बेटे क्यों ले रहे हो पैसा? कोई कभी माल बेचा होगा उसके अगेंस्ट में ही तो लोगे, किसी भी बेचा हो। आप कह रहे हो नहीं इनवॉइस नंबर है ही नहीं, तो ऑन अकाउंट लिख दो बस। ऑन अकाउंट का मतलब किसी, ऑन अकाउंट का मतलब किसी भी अकाउंट नहीं होता। ऑन अकाउंट का मतलब हमें नहीं पता कौन से इनवॉइस के नंबर, बस ले लिया पैसा, ऑन अकाउंट करके फुल स्टॉप लगा दो। तो इस फॉर्मेट में जो डेट है हाँ, वो 2 बार आएगी, 1 बार आएगी? 2 बार डेट इसलिए है बेटा, पहली ऊपर वाली डेट है जो 5 फरवरी, वो चेक की डेट है। जो नीचे 3 फरवरी है वो डेट है जिस दिन आपने माल बेचा था, इनवॉइस की डेट। कैश में भी तो दोनों ही लिखने पड़ेंगे। नहीं, कैश के डेट में कैश का कोई बेचने का और जब डेट बेटा चेक के लिए लिखी जाएगी, कैश के लिए नहीं। कैश के लिए तो ऊपर आ गई ना डेट यार, सबसे ऊपर देखो राइट हैंड पे 5 फरवरी को रिसीट कर रहे हो तो 5 फरवरी को पैसे लिए होंगे। वो जो नीचे है ना डेट, वो चेक की डेट है, वो 4 फरवरी भी हो सकती है कल को। हम 5 फरवरी को ले रहे हैं पैसे और चेक की डेट 4 फरवरी हो सकती है। अगर ऊपर पहले ही मेंशन है तो फिर नीचे भी लिखने की क्या जरूरत है? ये इसलिए लिखने की जरूरत है, मैं आज आपको पैसे दे रहा हूं तो ऊपर डेट तो आप 5 फरवरी डालोगे, लेकिन मैंने चेक काट रखा है 4 तारीख का, तो नीचे तो 4 फरवरी आएगी।
हाँ पोस्ट डेटेड है तो फिर वो पोस्ट डेटेड की चेक आएगी, डेट आएगी। यस यस, हाँ जो बीच में लिखी है ना बेटा 5 फरवरी, वो चेक की डेट है। चेक की डेट तो आगे की भी हो सकती है, पहले की भी हो सकती है। हैं? जब भी हम किसी को चेक देंगे तो चेक पे डेट डालते हैं ना। और सर लास्ट में पड़ेगा इनवॉइस नंबर के बाद डेट। यस यस, फॉर्मेट आपको ये बना के दिखाना पड़ेगा। और नोट में तब कैश में क्या रहेगा? नोट मतलब चेक्स आर सब्जेक्ट टू रिलेशन, मतलब अगर मैंने चेक लिया है आपसे तो सब्जेक्ट टू रिलेशन का मतलब है ये रिसीट तभी एप्लीकेबल है जब चेक का पैसा हमारे बैंक में आ जाएगा। अगर कल को बाउंस हो गया तो ये चेक रद्द हो जाएगी। रद्द मतलब इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, नहीं माने जाएंगे कि हमने आपसे पैसे लिए। चेक लिया है तो पहले पैसा आएगा तभी हम मानेंगे, इसलिए चेक लेते नहीं ना ज्यादातर बिजनेसमैन। सर और ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे गिवन होगी? गिवन नहीं होंगे तो डैश डैश करके छोड़ देना, ब्लैंक छोड़ देना, है ना। नेक्स्ट चेक। अब ये चेक होता क्या है, देखो चेक का मतलब होता है अगर मैं अपने बैंक को ऑर्डर करना चाहता हूं कि मेरे बैंक में से 1000 रुपए काट के इनके नाम पे ट्रांसफर कर दो, तो एक चेक एक डॉक्यूमेंट है, एक प्रूफ है, मतलब प्रूफ नहीं एक डॉक्यूमेंट है जिसके द्वारा मैं अपने बैंक को ऑर्डर देता हूं। क्या ऑर्डर देता हूं कि जी मेरे बैंक से इतने पैसे कट करके चेक के ऊपर जिसका नाम मैंने लिखा है उसको मेरे बिहाफ पे पैसे ट्रांसफर कर दो। तो चेक क्या है? चेक एक तरह का हमारे द्वारा दिया गया बैंक को ऑर्डर है कि हमारे बैंक से पैसा कट करके उसके नाम पे ट्रांसफर कर दिया जाए जिसका नाम हमने चेक के ऊपर लिखा है। आओ, चेक इज ए डॉक्यूमेंट इन राइटिंग ड्रॉन अपॉन द बैंक। ड्रॉन अपॉन द बैंक का मतलब बैंक को हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं विद विच द अकाउंट इज हेल्ड, जिस बैंक में हमारा अकाउंट है, एंड इज पेबल ऑन और आफ्टर द ड्यू डेट। लेकिन उस चेक के पैसे कब दिए जा सकते हैं? जो डेट लिखी है उस दिन या उस दिन के बाद। अगर मैंने डेट, आज क्या डेट है? 10 अगस्त 2024 मैंने डेट डाल दी, तो आज भी आप बैंक में जाके जमा करा सकते हो और आज की डेट के 3 महीने तक आप बैंक में जाके जमा करा सकते हो। 3 महीने के बाद जाओगे तो चेक जमा नहीं हो सकता, वो चेक कैंसिल हो जाएगा, एक्सपायर्ड हो जाएगा चेक, ठीक है, फिर जमा नहीं होगा क्योंकि चेक की वैलिडिटी होती है और 3 मंथ्स होती है। आप घर पे जाके चेक की फोटो खींच देखना, अपने घर पे पापा की चेकबुक होगी, वो लिखा होगा वैलिडिटी 3 मंथ्स सबसे ऊपर। आ जाओ आगे। यस यस यस, किसी भी बैंक के देख लो।